दोस्तों आजकल हर कोई धुरंधर की बात कर रहा है, लेकिन बॉलीवुड में धुरंधर हो, पठान हो या फिर एक था टाइगर, जब जासूस पकड़ा जाता है तो कोई ना कोई उसे बचाने आ जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा पठान फिल्म में टाइगर आ जाता है, लेकिन असल जिंदगी में सच काफी अलग है। अलग ही नहीं, कड़वा भी है। पकड़े गए जासूस को लोग भूल जाते हैं, चाहे देश हो या फिर सरकार। इसलिए आज मैं आपको उस जासूस के बारे में बताऊंगा जिसे इतिहास की किताबों ने भुला दिया, जिसे सिस्टम ने फाइलों में दबा दिया और जिसे उसके अपने ही देश ने कंप्रोमाइज्ड एसेट मानकर छोड़ दिया, अकेला छोड़ दिया। और शायद उसकी कहानी पर ही धुरंधर बनी भी है, क्योंकि पकड़े जाने पर पाकिस्तानियों ने उनके साथ वही हाल किया जो अर्जुन रामपाल धुरंधर में करते दिखते हैं। ये कहानी है रविंद्र कौशिक की, इंडिया का वो ब्लैक टाइगर जिसने पाकिस्तान की फौज के अंदर घुसकर सालों तक भारत की ढाल बनकर काम किया। पर आप जानते हैं, जब उसकी पहचान खुली तो उसके पास न तो कोई बैकअप था, ना ही कोई रेस्क्यू टीम और ना ही कोई सरकार। आज की ये वीडियो शायद आपको अंदर तक झकझोर दे, क्योंकि ये सिर्फ जासूसी की कहानी नहीं है, ये एक इंसान के धीरे धीरे मिट जाने की कहानी है, अपनी पहचान खोने की और एक ऐसे वतन परस्त की कहानी है जिसकी कीमत आज के दौर में कोई सोच भी नहीं सकता है। ये वो हीरो है जिसके सामने फिल्म का बड़ा बड़ा किरदार भी कहानी शुरू होती है 11 अप्रैल 1952 को राजस्थान का श्री गंगानगर, एक ऐसा शहर जहां हवाओं में शहद की खुशबू और तनाव दोनों घुले होते हैं। रविंद्र का जन्म एक ऐसे ही परिवार में हुआ जहां देशभक्ति कोई शब्द नहीं बल्कि जीने का तरीका थी। उनके पिता J.M. कौशिक एयरफोर्स में थे। बचपन से ही रविंद्र को लोरियां नहीं बल्कि युद्ध के किस्से सुनाए गए थे। रविंद्र कोई सुपर हीरो नहीं थे, वो आपकी और मेरी तरह ही एक आम लड़के थे। स्कूल में एवरेज, थोड़े से शर्मीले, लेकिन जब वो स्टेज पर उतरते थे तो माहौल बदल जाता था। रविंद्र एक बेहतर थिएटर आर्टिस्ट थे, उन्हें किरदारों को ओढ़ना आता था। वो बस एक्टिंग नहीं करते थे, वो उस किरदार को जीने लगते थे। और शायद यही वो हुनर था जिसने भारत की खुफिया एजेंसी रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की नज़र उन पर डलवा दी। 1973 का वो लखनऊ का ड्रामा फेस्टिवल, रविंद्र एक ऐसे फौजी का रोल कर रहे थे जो दुश्मन की कैद में है लेकिन अपनी जुबान नहीं खोलता। हॉल में बैठे रॉ के अफसरों ने उस दिन नाटक नहीं देखा था, उन्होंने भारत का भविष्य देखा था। उन्हें एक ऐसा इंसान चाहिए था जो मर जाए पर अपनी पहचान न बताए। और रविंद्र को तो बस एक मौका चाहिए था वतन के लिए कुछ कर गुजरने का। जब रॉ ने उन्हें अप्रोच किया तो रविंद्र की उम्र महज 21 साल थी। जिस उम्र में लोग करियर और प्यार के सपने देखते हैं, उस उम्र में रविंद्र से कहा गया, तुम्हें अपनी पहचान मिटानी होगी। तुम्हारा नाम, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा परिवार, सब कुछ आज से खत्म। क्या आप इस मोमेंट को इमेजिन कर सकते हैं? एक पल में अपनी पूरी एक्सपर्टीज को डिलीट कर देना। रविंद्र ने बिना एक पलक झपकाए हाँ कह दिया और यहीं से शुरू हुई उनकी जिंदगी की सबसे टफ ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग किसी फिल्म की तरह कूल नहीं थी, ये टॉर्चर थी। 2 साल तक उन्हें दिल्ली के एक सेफ हाउस में रखा गया, उन्हें उर्दू बोलना सिखाया गया, उन्हें इस्लाम के तौर तरीके, नमाज पढ़ने का सलीका और पाकिस्तानी तहजीब रटवाई गई। और सबसे दर्दनाक हिस्सा, उनकी सुन्नत करवाई गई, ताकि अगर कभी पाकिस्तान में उनका मेडिकल चेकअप हो तो उनकी बॉडी पर हिंदू होने का एक भी निशान न मिले। रविंद्र कौशिक अब मर चुके थे, फाइलों में भी और असल जिंदगी में भी। अब जन्म हुआ था नबी अहमद शाकिर का, एक ऐसा लड़का जो इस्लामाबाद का रहने वाला था और अपनी किस्मत आजमाने कराची जा रहा था। 1975 में रविंद्र यानी नबी अहमद शाकिर पाकिस्तान पहुंचे। उनके पास ना तो कोई हथियार था, ना ही कोई सैटेलाइट फोन। उनके पास थी तो बस उनकी एक्टिंग।
कराची यूनिवर्सिटी में उन्होंने LLB में एडमिशन लिया। मकसद समाज में अपनी जड़ें गहरी करना। सोचिए ना, हर रोज जागना और ये याद रखना कि आप कौन नहीं हैं। एक छोटी सी गलती, एक हल्का सा हिंदी का शब्द या नींद में बुदबुदाया गया कोई पुराना नाम और खेल खत्म। रविंद्र इस तनाव के बीच में न सिर्फ जिंदगी जिए बल्कि उन्होंने वहां के सिस्टम में पैठ बनानी शुरू की। वो इतने परफेक्ट थे कि उन्होंने पाकिस्तानी सेना के मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट में क्लर्क की नौकरी हासिल कर ली। फिल्में कहती है कि वो मेजर बन गए थे। सच ये है कि वो क्लर्क थे, लेकिन एक क्लर्क की पहुंच उन फाइलों तक होती है जो हर किसी मेजर के पास भी नहीं जाती। ट्रुप्स की मूवमेंट, हथियारों की सप्लाई, बॉर्डर पर होने वाली हलचल, सब कुछ अब दिल्ली पहुंच रहा था। पाकिस्तान के हर एक्टिविटी पर अब भारत की नजर थी, सिर्फ और सिर्फ रविंद्र कौशिक के वजह से। 1979 से 1983 के बीच रविंद्र ने वो जानकारियां भेजी जिससे भारत ने पाकिस्तान के कई नापाक मंसूबों को मिट्टी में मिला दिया। उस वक्त की प्रधानमंत्री आयरन लेडी इंदिरा गांधी इतनी इंप्रेस हुई थी कि उन्होंने रविंद्र को एक सीक्रेट नाम दिया था, द ब्लैक टाइगर। जी हाँ, टाइगर जिंदा है। ये फिल्म भी उनको लेकर ही बनाया गया है, ऐसी ही बात चलती है। खैर, हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस जासूसी के पीछे एक बहुत ही डार्क और इमोशनल लेयर थी। रविंद्र ने वहां अमानत नाम की लड़की से शादी कर ली थी। उनका एक बेटा हुआ आरिफ। अब रविंद्र की जिंदगी एक ऐसी आग पर थी जिसके दोनों तरफ खाई थी। एक तरफ उनका देश था जिसके लिए वो सब कर रहे थे, दूसरी तरफ उनका वो परिवार था जो उनसे बेपनाह मोहब्बत करता था, लेकिन ये नहीं जानता था कि जिस इंसान के साथ वो रह रहे हैं वो एक साया है, एक शैडो जिसकी परछाई भी वो नहीं देख पा रहे हैं। क्या रविंद्र को अमानत से सच में प्यार था या ये सिर्फ एक कवर था? जानकारों का मानना है कि रविंद्र उस पाकिस्तानी फैमिली से बेहद प्यार करते थे। ये एक जासूस का सबसे बड़ा ट्रैप होता है। जब आप अपने रोल से प्यार करने लगते हैं तो आपकी असलियत और एक्टिंग के बीच की लाइन जो है ना, वो बहुत धुंधली हो जाती है। अमानत को कभी पता नहीं चला कि नबी अहमद शाकिर असल में कौन था। यह भी नहीं पता था उनको कि नबी ही रविंद्र कौशिक है, भारत का सिपाही। वो उसे एक वफादार पति और एक सच्चे पाकिस्तानी देशभक्त के रूप में देखती रही। लेकिन जैसा कि कहते हैं, जासूसी की दुनिया में एंड कभी सेटिस्फाइंग नहीं होता है। फिल्म धुरंधर में भी आपने कई बार देखा होगा, रणवीर सिंह के चेहरे पर पकड़े जाने का डर होता था। कई बार ऐसा हुआ, लेकिन वो रियल लाइफ जी रहे थे, कहानी उनके कंट्रोल में था, वो हीरो थे, इसलिए प्लॉट बना कि उनके जगह कोई और एजेंट पकड़ा गया। लेकिन असल जिंदगी में कुछ भी तय नहीं होता है, स्पेशली नॉट फॉर द स्पाई। फिर आया 1983 का वो मनहूस साल। रॉ ने एक बड़ी गलती कर दी। उन्होंने रविंद्र से कांटेक्ट करने के लिए एक नए एजेंट इनायत मसीह को भेजा। इनायत को बॉर्डर पार करते ही ISI ने पकड़ लिया। टॉर्चर के आगे वो टूट गया और उसने नबी अहमद शाकिर का नाम उगल दिया। फिर 23 दिसंबर 1983 रविंद्र को एक पार्क में बुलाया गया। उन्हें लगा कि वो अपने साथी से मिल रहे हैं, लेकिन वहां पहले से ही ISI के शिकारी तैयार थे। जैसे ही रविंद्र पार्क में पहुंचे, उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया। वो पल जब रविंद्र को समझ आया होगा कि खेल खत्म हो गया। वो पल जब उन्होंने आखिरी बार कराची की उस हवा में सांस ली होगी जिसमें उन्होंने 8 साल बिताए पाकिस्तानी बनकर। अगले 2 साल रविंद्र के लिए किसी नर्क से कम नहीं थे। सियालकोट की जेल, लोहे की सलाखें और वो टॉर्चर जिसकी कल्पना करके ही किसी की भी रूह कांप जाए। उन्हें उल्टा लटकाया गया, नाखून खींच लिए गए, सुइया चुभोए गए, हफ्तों तक सोने नहीं दिया गया। उनसे बस एक ही सवाल पूछा जाता, तुम्हारा असली नाम क्या है? तुम्हारा हैंडलर कौन है? क्या क्या किया है तुमने? लेकिन याद है 1973 का वो लखनऊ वाला नाटक? रविंद्र ने वहां भी हार नहीं मानी थी और यहां हकीकत में भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने 2 साल तक एक लफ्ज नहीं बोला।
पाकिस्तान को पता था ये भारतीय जासूस है, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं देगा जिससे कि उनका भांडा फूटे, लेकिन वो इसे साबित नहीं कर पा रहे थे और ऐसा ही हुआ भी। वो रविंद्र से काफी कुछ उगलवाना चाह रहे थे, लेकिन ये हो नहीं पाया। अंत में उन्हें मौत की सजा सुना दी गई, जिसके बाद उस सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। रविंद्र ने जेल से अपने परिवार को कुछ खत लिखे थे। उन खतों में जो दर्द था वो आज भी किसी को रुला सकता है। उन्होंने एक खत में लिखा था कि अब भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही सजा मिलती है। इधर भारत में क्या हो रहा था? कहते हैं रविंद्र के पिता की मौत सदमे से हो गई। उनकी मां हर उस प्रधानमंत्री का दरवाजा खटखटाती रही जो उस दौर में सत्ता में आए, इंदिरा गांधी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक। जवाब क्या मिला? हमारे पास इस नाम के किसी व्यक्ति का कोई रिकॉर्ड है ही नहीं, हमने कोई स्पाई पाकिस्तान में भेजा ही नहीं। सिस्टम की यही कड़वी सच्चाई है। जब तक आप काम के हैं आप एसेट हैं, जैसे ही आप पकड़े गए आप लायबिलिटी बन जाते हैं। सरकार ने रविंद्र को पहचानने से इनकार कर दिया ताकि इंटरनेशनल लेवल पर भारत की बदनामी ना हो। ऐसा ही होता भी है असल जिंदगी में। स्पाई बनने वालों को भी ये पता होता है कि अगर आप पकड़े गए तो आपका कोई भविष्य नहीं है, कोई आपके लिए आगे नहीं आएगा। यही नियति है स्पाइस की। जिस रविंद्र ने हजारों भारतीय सैनिक की जान बचाई, उसके परिवार को सरकार की तरफ से क्या मिला? महज 500 रुपये प्रतिमाह की पेंशन। ये एक बड़ा दुर्भाग्य था। क्या एक जासूस की कुर्बानी की कीमत सिर्फ इतनी ही थी? ये सोचने वाली बात है। जेल के 16 साल, रविंद्र को टीबी हो गई, उनके दिल में छेद हो गया। म्यान वाली जेल की उस ठंडी कोठरी में वो तड़पते रहे हैं, लेकिन किसी ने उन्हें इलाज तक नहीं दिया। इलाज के नाम पर सिर्फ दर्द की गोलियां दी जाती थी। 21 नवंबर 2001 वो दिन जब ब्लैक टाइगर की सांसें थम गई। रविंद्र कौशिक की मौत किसी प्राउडफुल जंग के मैदान में नहीं हुई। उनकी मौत एक गुमनाम जेल के अंधेरे में कोने में हुई। उन्हें वही जेल के पीछे जमीन में दफना दिया गया। ना तिरंगा मिला और ना ही आखिरी बार मां का चेहरा देखने का मौका। आज जब हम धुरंधर जैसी फिल्म देखते हैं तो हमें लगता है कि जासूसी बहुत ग्लैमरस काम है। लोग आज खूब सारे रील भी बना रहे हैं एक स्पाई होने पे कि फर्स्ट डे इन पाकिस्तान एज ए स्पाई कैसा होगा। लेकिन रविंद्र कौशिक की कहानी हमें आईना दिखाती है। ये कहानी हमसे पूछती है, क्या राष्ट्र की सुरक्षा की कीमत किसी की पहचान का पूरी तरह मिट जाना होना चाहिए? क्या हमारा सिस्टम इतना क्रूर है कि वो अपने ही योद्धा को भूल जाता है? रविंद्र कौशिक की बहादुरी पर फिल्में तो बहुत बनी, एक था टाइगर से लेकर धुरंधर तक, लेकिन असल रविंद्र आज भी कहीं फाइलों के नीचे दबे हुए हैं। अगली बार जब आप किसी जासूसी फिल्म पर ताली बजाए तो एक पल के लिए उस ब्लैक टाइगर को जरूर याद करना, जिसने अपनी जिंदगी के 26 साल सिर्फ इसलिए कुर्बान कर दिए ताकि आप और हम चैन की नींद जी सके। रविंद्र कौशिक भारत का वो बेटा जिसका हम कभी कर्ज नहीं चुका सकते हैं। अगर आपको लगता है कि रविंद्र कौशिक की यह कहानी दुनिया के सामने आनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि गुमनामी ही एक जासूस की सबसे बड़ी सजा है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का 26 साल हमारे और आपके लिए कुर्बान किया, तो हम इतना तो कर ही सकते हैं कि हम आसपास अपने कुछ लोगों को बताएं कि जिस धुरंधर के स्पाई को देखकर फिल्म के पर्दे पर वो सही है, बिल्कुल सही, हमारे इंटरटेनमेंट के लिए ही वो भी फिल्म बनाते हैं। अगर ये फिल्म नहीं आती तो ये इतनी सारी बातचीत भी नहीं होती। लेकिन साथ ही साथ हमें इस हीरो को भी याद करना चाहिए जो हमारे लिए इतना कुछ करके गए। उम्मीद है कि आपको भी ऐसा ही लगता होगा। तो आप जो भी सोचते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ अगर आप अंत तक इस कहानी को देख रहे हैं तो आप कहाँ से हैं और आपका नाम क्या है वो भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ यूं ही मौजूद होता रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे अलर्ट, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।